चल रहा है अर्तुगरुल गाजी। ये करेक्टर जो है ये 13वीं सदी का करेक्टर है और इसका जो ताल्लुक़ था, मैं थोड़ा सा इस करेक्टर के बारे में आपको आज इसलिए बताऊंगा कि मौजूदा हालात के साथ इसका ताल्लुक़ क्या है और कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। हमारी गवर्नमेंट ने ये ड्रामा दिखाने का फ़ैसला क्यों किया और जिनको तकलीफ़ है उनको तकलीफ़ क्यों है। दरअसल ये मामला बहुत सदियों पहले का है। 13वीं सदी में जब चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से निकलने वाले बहुत सारे मंगोल तातारी ये हमले कर रहे थे मुसलमानों पे, यूरोपियंस पे, चीन तक गए। इन्होंने बेशुमार मुल्कों को फतह किया, बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई, बहुत ज़्यादा लूट मार की और बड़े जालिम इनके फ़ौजी हुआ करते थे। उस दौर में जब इन्होंने तबाही फैलाई तो ये ख्वारिज़म के इलाकों तक गए जो सेंट्रल एशिया का एक जनूबी एरिया है। जब ये ख्वारिज़म के इलाकों तक गए तो ख्वारिज़म की एक बड़ी तगड़ी सल्तनत थी, उसको भी इन्होंने तबाह कर दिया। जब इन्होंने वहाँ तबाह किया तो वहाँ से एक कबीला था जो इस इलाके को छोड़कर भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का जो सरदार था उसका नाम था सलमान शाह। सलमान शाह के 4 बेटे थे और उसका जो तीसरे नंबर पे बेटा था, ये ड्रामा उसके ऊपर बना हुआ है। इसका नाम अर्तुगरुल है। अर्तुगरुल गाजी इसको कहते हैं। ये जो उसका बेटा था ये उसके साथ उस काफिले में मौजूद था और लगभग कोई 400-500 ख़ानदान थे और बहुत सारे लोग थे, औरतें, बच्चे, ये सब जा रहे थे। दरिया फ़रात को क्रॉस करते हुए जो बादशाह था सलमान शाह, जो सरदार था उस कबीले का, वो डूब के हलाक हो गया। ये मुसलमान था और इसके बाद फिर इसके बेटे को उस कबीले वालों ने अर्तुगरुल को जो है वो अर्तुगरुल गाजी को उन्होंने वो बना दिया, अपना कबीले का सरदार चुन लिया। और उसके बाद ये शख्स अपने एक छोटे भाई को लेकर, 2 भाई इसके अलग हो गए, अपने छोटे भाई को लेकर ये ट्रैवल करता रहा तुर्की के इलाकों की जानिब, क्योंकि वहाँ पे उस दौर में जो है वो तुर्क हुक्मरान रहते थे और वहाँ पे थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर थी। तो जब ये वहाँ ट्रैवल कर रहा था तो अनकरा के करीब जब ये जंगल से निकले तो इन्होंने देखा कि सामने वादी में 2 फ़ौजें लड़ाई कर रही हैं। तो उनमें से एक फ़ौज जो थी वो थी अलाउद्दीन की, जो उस वक्त वहाँ के सुल्तान थे और मुसलमान थे, और दूसरी जो फ़ौज थी वो गालिबन तातारियों की कही जाती है कि उनकी फ़ौज थी। तो तातारियों पे इनको पहले ही गुस्सा था और इन्होंने हारने वाली फ़ौज का साथ दे दिया। 444 बंदे मुख्तलिफ रवायात में इनके पास थे। तो 444 बंदों के साथ इन्होंने बड़ा वहशी किस्म का हमला किया और इनके लोग भागे नहीं, डरे नहीं। तो अर्तुगरुल की मदद से जो सुल्तान अलाउद्दीन था उस दौर में, वो हारी हुई जंग जीत गया और तातारियों को भागना पड़ा। तो सुल्तान को ये पसंद आ गया, वो इनको अनकरा अपने साथ ले गए और इनको एक इलाका भी दे दिया, पहाड़ी इलाका, कि जनाब आप यहाँ पे रहें और यहाँ के सरदार आप बन जाएं और सिर्फ जो हमारे दुश्मन हैं उनको रोकने में हमारी मदद करें। अर्तुगरुल गाजी वहाँ पे गया और जाके वहाँ पे जम के बैठ गया। अर्तुगरुल ने अपनी ज़िंदगी में एक ख्वाब देखा था और वो ख्वाब ये था कि उसको एक चाँद नज़र आया, एक बहुत बड़ा दरख्त नज़र आया जिसकी शाखें जो हैं वो दुनिया भर में फैलती गई, बहुत दूर तक, कई मुल्कों तक। तो उसके मुर्शद ने उस टाइम पे उसको बताया था कि तुम बहुत बड़ी हुक्मरानी करोगे और तुम्हारी औलाद भी करेगी और तुम लोग इस्लाम के लिए और दीन के लिए काम करोगे, तुम्हें चुन लिया गया है। और उसका जो ख्वाब है वो इस तरह पूरा हुआ कि जो उसने अपने ख्वाब के अंदर देखा उसमें उसने 4 पहाड़ देखे थे और 4 दरिया भी देखे थे। तो वो जो चारों दरिया है वो उसकी सल्तनत में थे, दजला भी, फ़रात भी, नील भी, देनवब भी, ये सारे उसकी सल्तनत में थे। और जो 4 पहाड़ उसने देखे थे उनमें कोहे तूर, कोहे काफ, कोहे अतलस और कोहे बलकान, ये तमाम उसकी सल्तनत के अंदर शामिल थे। 625 साल तक इन्होंने हुकूमत की। 625 साल के बाद पहली जंग अज़ीम आती है। इसने आसपास के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया और करते करते अपनी सल्तनत बनाता गया और एक वक्त आया कि अपनी वफात से पहले ये बहुत ताकतवर हो गया। इसके बेटों में से जो छोटा बेटा था उस्मान, उसने इसकी जगह ली। वो बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान था और बड़ा आदिल आदमी था। उस शख्स ने फैसला किया कि वो खिलाफत को ज़िंदा करेगा। उसने इतनी ज़्यादा रियासत फ़तह की, इतने ज़्यादा इलाके फ़तह किए कि 3 बड़े आज़मों तक इनकी हुकूमत फैल गई। पहले तो उसके वालिद ने बड़े कारनामे किए थे जिनके ऊपर ये ड्रामा चल रहा है, और उसके बाद जब उस्मान आया तो उस्मान ने जो खिलाफत उस्मानिया की एक बुनियाद रखी और 3 बड़े आज़मों में ये फैल गए। अब मैं आपको बिल्कुल मुख्तसरन बताता हूँ कि बाद में क्या हुआ। इन्होंने लगभग कोई 625 साल हुक्मरानी की, खिलाफत उस्मानिया मौजूद रही।
लेकिन 625 साल के बाद इनमें अयाशी आ गई, गद्दारियाँ आ गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो ख़राबी की सूरत हाल पैदा होना शुरू हो गई। हजाज इनके पास था। हजाज का मतलब है खाना काबा और मदीना मुनव्वरा, इन दोनों का कंट्रोल भी इनके पास था। और लगभग आज 40 ऐसे मुल्क मौजूद हैं दुनिया में जिन पे बराह रास्त खिलाफत उस्मानिया का कंट्रोल था, 3 बड़े आदमों में। तो ये बहुत ताकतवर लोग हुआ करते थे। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद ये कमज़ोर पड़ गए और इतने कमज़ोर पड़ गए कि इनका जो उस दौर का जो सुल्तान था वहीदुद्दीन, उसको जो है वो जिला वतन भी होना पड़ा। पहली जंग अजीम में दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। उनमें से कुछ ममालिक जो हैं वो बरतानिया के साथ थे, उनमें अमेरिका था, उनमें आयरलैंड था, फ्रांस था, रूस था, इटली था और दीगर कई और ममालिक थे। इसी तरह जर्मनी और दीगर ममालिक कुछ आसपास के जो है वो साथ दे रहे थे उस दौर में तुर्कों का, और वो अपनी खिलाफत बचाने के लिए ज़ोर लगा रहे थे। लेकिन इस जंग में पहले 3 साल तक तो इनको फतह मिलती रही खिलाफत उस्मानिया वालों को, और उसके बाद फिर ये माली तौर पे जब कमज़ोर हुए तो इनको नुकसान होना शुरू हो गया और जंग हारना शुरू कर दी। एक मुआहदा हुआ, मैं ज़्यादा लंबी बात इसलिए नहीं कर रहा कि बीच में बहुत सारे मुआहदे हुए, आहिस्ता आहिस्ता जो कई सल्तनतें आज़ाद होना शुरू हो गई। 40 ऐसे ममालिक हैं जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में जितना बड़ा इलाका उनके कंट्रोल में था उसमें से निकला तो 3 बड़े आदमों में 40 ममालिक निकल आए जो आज़ाद हो गए। अब उसके अंदर सऊदी अरब भी है, उसके अंदर बहुत सारे इराक भी है, उसके अंदर शाम भी है, उसके अंदर मिस्र भी है, बेशुमार और ममालिक हैं जो उसके अंदर से निकले। कि जब तुर्की के पास हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल था तो जब वहाँ पे सऊदी अरब आए, सऊद ख़ानदान की हुकूमत आई, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बन गई, तो उसके बाद से अब तक जब जब खाना काबा के या मस्जिद नबी के जो नक्शा है उसमें कोई भी तब्दीली की गई है तो तुर्की ने बाकायदा जहाज़ भेजकर एक एक पत्थर अपने पास वहाँ मंगवाया इस्तांबुल में, और वो तमाम पत्थर और वो तमाम चीज़ें और नवादरात उन्होंने संभाल कर रखे हैं ताकि तुर्क याद रखे कि किसी दौर में तुर्कों के पास ये जिम्मेदारी हुआ करती थी कि हज पे आने वाले लोग, उम्रा पे आने वाले लोगों के मेज़बान वो होंगे, और वो ये चाहते हैं कि ये मेज़बानी उनको दोबारा मिले। मैं इसके ऊपर एक और एपिसोड में बात करूँगा। अब जब एक मायदा तय पाया दोनों फरीकैन के बीच में, जर्मनी ने दरख्वास्त की जंगबंदी की, तो ये मायदा जो फाइनल मायदा हुआ सबसे आखिर में, वो मायदा होता है जी लौज़ान में। लौज़ान में जो मायदा हुआ, ये स्विट्ज़रलैंड का एक इलाका है, वहाँ पे जो चीज़ें तय पाई वो तुर्कों के लिए एक नई ज़िंदगी भी थी और उनके बहुत सारे ख्वाब भी टूट गए। वो मुआहदा मैं आज आपके सामने रखता हूँ। एक्चुअली उसी मुआहदे के ऊपर आज सारी दुनिया बौखलाहट का शिकार है। मुआहदा ये था कि खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी, उसके जितने जानशीन हैं उनको हटा दिया जाएगा, उनमें से कुछ को कत्ल कर दिया गया, कुछ को लापता कर दिया गया, कुछ को जिला वतन कर दिया गया। खिलाफत के जितने असासे थे वो सारे के सारे जब्त कर लिए गए। ये 3 बड़े आदमों में फैले हुए थे, बेशुमार असासे थे, वो सारे जीतने वाले ममालिक के इत्तेहादियों ने जब्त कर लिए। तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया और ये तय पा गया कि तुर्की के अंदर इस्लामी कवानीन नहीं होंगे। इवन शुरू में ये था कि वहाँ पे अरबी में अजान भी नहीं दी जाएगी, और साथ ही साथ खिलाफत पर कदगन लगा दी गई कि आप खिलाफत की बात नहीं करेंगे, शरीयत की बात आप नहीं करेंगे। तुर्की को एक और पाबंदी का सामना करना पड़ा जो बड़ी खौफनाक थी। उसको ये कहा गया कि वो अपने मुल्क में से मादनियात नहीं निकाल सकता। वो तुर्की के अंदर से और दुनिया के किसी भी इलाके से पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग भी नहीं कर सकता, बल्कि उसको हमेशा पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मसला था। तुर्की में तेल के बड़े ज़खायर हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता कि उनको ड्रिल करें। बास्फोरस उनके पास एक समंदर है, उसकी एक बंदरगाह है, बास्फोरस उसको कहते हैं। ये बिल्कुल इस्तांबुल या पुराना नाम उसका कुस्तुनतुनिया है, जो लोग इसको जानते हैं वहाँ पे ये समंदर का किनारा है। अब इस बंदरगाह को इंटरनेशनल पानी करार दे दिया गया कि यहाँ से जितने भी जहाज़ गुजरेंगे, बहरी जहाज़, तुर्की उनसे किराया वसूल नहीं करेगा, उनसे कोई किसी किस्म का जो है वो टैक्स वसूल नहीं कर सकता। हालांकि इसकी जो अहमियत है वो इतनी ज़्यादा है जितनी नहर स्वेज़ की है। बहुत रीढ़ की हड्डी है दुनिया की तजारत की नहर स्वेज़, और बिल्कुल इसी तरह ये बास्फोरस भी। लेकिन तुर्की को मना किया गया कि आप यहाँ से टैक्स नहीं ले सकते। अच्छा, ये मुआहदा जो था ये आलमी सतह का मुआहदा था और इसकी मुद्दत थी 100 साल की, यानी तुर्की 100 साल तक इस मुआहदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। अब वो 100 साल कब मुकम्मल हो रहे हैं, याद रखिएगा, ये मुआहदा हुआ था 1923 में।
یہ جولائی 1923 میں ہوا تھا اور اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو گیا 1924 میں. تو 2023 میں ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا. ایک آزاد ترکی کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ہے آج کا سب سے بڑا سوال. طیب اردگان وہاں پہ موجود ہیں اور وہ اب دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں. ترک کیا چاہتے ہیں اور ان سے کون کون خوف زدہ ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ارطغرل سے شروع ہونے والی جو کہانی ہے اس کو اس وقت اس لیے دہرایا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ اس کو دیکھیں، جو مسلمان اس کو دیکھیں، وہ دوبارہ سے نیت باندھیں اور کوشش کریں کہ وہ جو عزم رفتہ ہے یا وہ جو پرانی ہماری کھویا ہوا مقام ہے اس کو حاصل کرنا ہے. یہ ہے پہلا سٹیپ. اب اس کے خلاف پاکستان کے اندر بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بولنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ ایسے بولیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایجنڈے پہ بول رہے ہیں. کیونکہ امریکہ، پورا یورپ اور کچھ ایسے اسلامی ممالک جہاں پہ بادشاہت ہے، جہاں پہ ملوکیت ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ لوگ یہ ڈرامہ دیکھیں یا ان کرداروں کے بارے میں جانیں، اور ان کرداروں کے بارے میں جاننے کے بعد اس خواہش کو اپنے اندر پالنا شروع کر دیں کہ دوبارہ سے مسلمان اکٹھے ہوں گے. یاد رکھیے گا جب ترک خلافت ختم ہو رہی تھی، خلافت عثمانیت کا خاتمہ ہو رہا تھا، تو پوری دنیا میں کہیں کسی مسلمان ملک نے آواز نہیں اٹھائی کیونکہ ان کو اپنے اپنے علاقوں میں بادشاہتیں مل رہی تھیں یا وہ اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے تھے. لیکن صرف ایک جگہ تھی جہاں سے آواز اٹھائی گئی اور جہاں سے لوگوں کو بھیجا گیا، اور وہ ہے برصغیر، پاکستان اور ہندوستان. اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا لیکن یہاں سے بہت بڑی تعداد میں مسلمان گئے اور خلافت کے لیے لڑے. ان کی قبریں آج بھی وہاں پہ ترکی میں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ ترکی پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کی نسبت پاکستانیوں سے ہمیشہ زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ ہماری وہاں پہ قبریں موجود ہیں. ہندوستانیوں سے، اس علاقے کے لوگوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ ہم نے صرف پوری دنیا میں ان کی خلافت کے لیے آواز اٹھائی تھی، ان کو بچانے کی کوشش کی تھی. اب 100 سال مکمل ہونے کے بعد یاد رکھیے گا کہ ترکی اپنا حق مانگنے کی کوشش کریں گے. میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا آنے والی ایپیسوڈ میں کہ ترک کیا تیاری کر رہے ہیں، کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے، سعودیہ کیا سوچ رہا ہے، ایران کیا سوچ رہا ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے، ترکی کیا پلان کر رہا ہے، اور یورپ اور امریکہ اس کو روکنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، اور کورونا کا آنا کس کے لیے بہتری کا ایک پیغام لے کر آیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری یہ ریسرچ پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ ہم مزید اچھا کام کر کے آپ کو دکھائیں. میں اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے.